हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी में। तो पिछली क्लासेस में हमने शुरू करा था पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय संबंध होते क्या है, उसका कुछ बैकग्राउंड जाना, और उसी के बाद हमने जाना कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध स्थापित होने का आधार है वो क्या होता है। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि वो जो देश के हित होते हैं उसके आधार पर एवं विचारधाराओं के आधार पर एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होता है। अगर बात करें एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होने का, जो मैंने विचार बताए थे पिछली क्लासेस में, वो कौन कौन से थे? मैंने पूंजीवादी विचारधारा बताई थी, समाजवादी विचारधारा बताई थी, साम्यवादी विचारधारा बताई थी और मार्क्सवादी विचारधारा बताई थी। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अतीत में जो घटित हुई घटनाएं थी, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, जो वैश्विक मंच पे घटित हुई, वो कौन कौन सी थी जिसने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। विश्व में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, विश्व में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक परिचायक भूमिका निभाई। और हुआ क्या, इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराओं का संघर्ष। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, पूंजीवादी, कुछ देश ऐसे थे, कुछ देशों का गुट ऐसा था जो पूंजीवादी विचारधाराओं का समर्थन करता था, और कुछ देश ऐसे थे जो समाजवादी विचारधाराओं का समर्थन करता था। लेकिन अब पूंजीवादी देशों का समर्थन कर रहा था, उस गुट का नेता कौन था? अमेरिका। और जो समाजवादी देशों का जो गुट था, उसका नेता कौन था? यूएसएसआर। और एक चीज मैंने आपको बताई थी पिछली क्लासेस में, जो विचारधाराएं हैं, अगर ये चरम सीमा पर पहुंच जाए, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, तो ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। देखिए, विचारधारा ही तय करती है, विचारधारा यही तय करती है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध किस प्रकार का होगा, मित्रतापूर्ण होगा या शत्रुतापूर्ण। तो ये विचारधाराओं का क्लैश आगे बढ़ के बहुत ही खतरनाक हिंसक रूप लेगा। इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम निकला प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जितने भी राष्ट्र थे, सभी अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सिर्फ सभी अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सभी अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच को क्या बना चुके थे? अंतरराष्ट्रीय मंच को एक खेल का मैदान, युद्ध का मैदान बना चुके थे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मानवता। उन्होंने उसको भी साइड में रख दिया। कहते हैं देश का हित सबसे पहले, देश का हित सबसे पहले, मानवता गई चाहे भाड़ में। और आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितना नरसंहार हुआ, कितना जान माल का नुकसान हुआ। और ये जब तक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए, तब तक हम बहुत, जो एक विश्व ने बहुत कुछ खो चुका था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकलता है और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लासेस में एक चीज बताई थी कि अगर विश्व में कहीं भी कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, पूरे के पूरे समस्त विश्व पे पड़ता है। कैसे? देखते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत ब्रिटेन का औपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था, और ब्रिटेन अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा। हुआ क्या कि जब वो प्रथम विश्व युद्ध में कूदा, तो इससे क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ कमजोर हो गई उसके कूदने से, क्योंकि ब्रिटेन को आर्थिक और बहुत तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति, वो कमजोर होने लगी। और द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इससे क्या घटना घटित हुई, ये चीज हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास में जानेंगे इसको हम डिटेल में। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इसी के साथ क्या हुआ कि अब राष्ट्रों को लगा कि यदि हम प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदारी लेंगे, तो इससे क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदारी लेने से स्वयं का नुकसान होता है। आपने देखा भी होगा अपने चारों ओर, यदि आप
किसी के साथ हाथापाई करते हो, युद्ध में संलग्न होते हो प्रत्यक्ष रूप से, तो नुकसान किसका होता है? सिर्फ आपका। तो नुकसान किसका होता है? सिर्फ आपका। तो इसी के साथ अगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप किसी के साथ हाथापाई करते हो तो कुछ चोट उसको लगती है, कुछ चोट आपको लगती है, सामाजिक प्रताड़ना का झेलना पड़ सकती है कि ये लड़का कितना खराब है। और दूसरी बात, पुलिस केस भी हो सकता है। ये तो मैं निजी जीवन की बात बता रहा हूँ, आपके जीवन की। तो इसी के बाद 1945 में एक घटना घटित होती है, कौन सी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हो जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का गठन हो जाता है। और यूनाइटेड नेशन के गठन के का जो उद्देश्य था, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना था, कि ताकि विश्व में शांति बनी रहे। इस प्रकार के जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई या द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटित हुई, इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसने बहुत ही ज्यादा नरसंहार किया, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कितने तरीके से इसने विश्व को तहस नहस करके रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है 1945 में, 1945 में, तो हुआ क्या? तो संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही सभी देशों ने संधि की कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति कायम करने के हित में रहेंगे, और ये भी कहा कि हम अब कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये इतनी सी बात अब रुकने वाली थोड़ी ना थी। लेकिन अब हुआ क्या कि जो ये विचारधारा थी, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा, ये राष्ट्रों की रगों में बस चुकी थी। पूंजीवादी विचारधारा के जो नेता थे, वो चाहते थे कि समस्त विश्व के जितने भी देश हैं वो इसी विचारधारा को फॉलो करें। और समाजवादी विचारधारा, जैसे यूएसएसआर जिसका नेता था, वो ये चाहते थे कि समस्त विश्व कौन सी विचारधारा को अपनाए? समाजवादी विचारधारा को अपनाए, साम्यवादी विचारधारा को अपनाए। क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या था? कि समस्त विश्व या राज्य कैसा हो? कल्याणकारी हो। और पूंजीवादी विचारधारा का अर्थ क्या था? कि बाजार तंत्र पर या संसाधनों के वितरण पर किसका हक हो? पूंजीपतियों का। ये पूंजीपति विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा थी। लेकिन होता क्या है कि 1945 में ही शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही सभी देश संधि कर चुके थे कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेंगे। लेकिन इसी के साथ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के चक्कर में अब ये प्रत्यक्ष रूप से लड़ तो नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को पुट डाउन करने के लिए क्या किया? शीत युद्ध का सहारा लिया। और कई विचारकों का मानना है शीत युद्ध होता क्या है? शस्त्र सुसज्जित शांति। और ये सबसे खतरनाक होती है। आज की डेट में आपने कहीं देखा होगा मूवीज वगैरह में, या जिसको बोलते हैं आम भाषा में षड्यंत्र, मूवीज में, वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि आजकल की मूवीज भी कुछ इस तरीके से बनने लगे हैं, षड्यंत्रकारी टाइप की। पहले के जो युद्ध होते थे वो आमने सामने हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होता है? षड्यंत्र। किसी की जड़ों को कैसे काटा जाए, कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो कुछ इन देशों के बीच में, इन गुटों के बीच में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। पूंजीवादी विचारधारा के देश किसको नीचा दिखाने लगे? समाजवादी विचारधारा के देशों को। और समाजवादी देश के लोग किसको नीचा दिखाने लगे? पूंजीवादी देशों को नीचा दिखाने लगे। इसी के साथ क्या होता है कि शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। और शीत युद्ध एक ऐसी घटना थी, शीत युद्ध एक ऐसी घटना थी जिससे समस्त विश्व भय में था। क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि जो, जैसे अब मान के चलिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय शांति कायम करनी है हमें। अब हमें ये नहीं पता था कि जो यूएसएसआर के साथ कोई देश है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी अमेरिका का खबरी हो। रह तो वो यूएसएसआर के साथ रहा है, समाजवादी गुटों के साथ रह रहा है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करा रहा है? अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों को। तो एक ऐसा भय की शंका बन चुकी थी। और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कब? आने वाली क्लासेस में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, शीत युद्ध के ऊपर। तो अभी हम इसको सिर्फ ब्रीफली देख रहे हैं। इसी के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति। देखिए, अगर बात की जाए शीत युद्ध की समाप्ति की, और इसमें मैंने एक चीज और लिखी है, इसमें लिखी है शीत युद्ध होता क्या है। अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज या आसान शब्दों में कहूं, तो आसान शब्दों में है कि हाथों से लड़ाई नहीं होती, बुद्धि से होती है। हाथों से जंग ना होकर बुद्धि से जंग जीतना। और जो शीत युद्ध था, ये सिर्फ एक विचारधाराओं का युद्ध था, सिर्फ विचारधाराओं का। तो इसी के बाद होता क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति कैसे होती है?
देखिए, अगर बात करते हैं शीत युद्ध की समाप्ति की, तो शीत युद्ध की समाप्ति होती है 26 जनवरी 1991 1991 में इसकी समाप्ति हो जाती है। और इसी के साथ होता क्या है, सॉरी 26 दिसंबर को होती है, 26 दिसंबर को 1991 में इसकी इसका समाप्ति हो जाती है शीत युद्ध की। और इसमें होता क्या है शीत युद्ध में, शीत युद्ध में होता क्या है, शीत युद्ध में जो एक विचारधारा जीत जाती है वो कौन सी होती है, पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि संयुक्त संघ, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 26 दिसंबर 1991 में। 26 दिसंबर में जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है, 26 दिसंबर 1991 में किसका अंत हो जाता है, 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के साथ देखो, सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, जो चाहता था कि दुनिया में, समस्त विश्व में समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो। तो इसी के साथ साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इस चीज को, यूएसएसआर को स्थापित किया गया था। लेकिन जैसे ही ये यूएसएसआर कमजोर पड़ा, ये इसलिए कमजोर पड़ा, क्यों कमजोर पड़ा, क्या कारण थे, इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो ये कमजोर पड़ा और इसका विघटन हो गया। जो इन्होंने टारगेट लेके चले थे अपना साम्यवादी विचारधारा का, यूएसएसआर के पतन के साथ उसका भी अंत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और विश्व का हुआ पुनः एक ध्रुवीकरण। विश्व बना एक पुनः ध्रुवीकरण। मतलब ध्रुवीकरण का मतलब क्या है कि देखो, दो विचारधारा थी, दो प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर दो थे, एक हार गया, एक जीत गया, तो अब ये ध्रुवीकरण होता है। पहले विचारधारा दो थी, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसी के साथ तो सिर्फ एक ही विचारधारा बची, पूंजीवादी विचारधारा। और सिर्फ अब विश्व में सिर्फ एक ही विचारधारा रहेगी कि मार्केट को वो जो कंट्रोल करेगा, जो मार्केट में जिसका नियंत्रण होगा, या समाज के संसाधनों पर जिसका नियंत्रण होगा, वो कौन होगा, पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, इसी के साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। देखिए, आप जब आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते हो ना, भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते हो, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि भारत ने एलपीजी को भी अपनाया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिज्म और ग्लोबलाइजेशन की विचारधाराओं का अपनाया 1991 में। तो ये क्या थी कि अब हुआ क्या कि जितने भी बाजार हैं, जितने भी देश हैं, वो अपने यहाँ उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन को अपनाएंगे, निजीकरण को अपनाएंगे और ग्लोबलाइजेशन को अपनाएंगे। उदारीकरण का अगर सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो उदारीकरण होता क्या है कि यदि कोई आउटलेट या बिजनेस फर्म किसी देश में अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो देश होगा, जो राज्य होगा, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। किस प्रकार की फैसिलिटीज की, उनको आसानी से बिजनेस खोलने में कोई तकलीफ ना हो, या कोई व्यापार करने में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण के अंतर्गत क्या आता है, निजीकरण के अंतर्गत आता है कि जो समाज है, जो देश है, उनके बीच में निजीकरण को बढ़ावा मिले। यानी कि जितने भी फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना होके, ज्यादा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना होके प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप हो, निजी लोगों का हस्तक्षेप हो। गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स पर फोकस करे जो देश के लिए या के लिए ज्यादा हितकारी हो। ठीक है, तो इसी के साथ आगे आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि विश्व के लिए सभी देशों के लिए, समस्त देशों के लिए कोई बाधा ना हो व्यापार करने में किसी भी देश के साथ। तो ये थी ग्लोबलाइजेशन की धारा, विचारधारा। इसी के बाद समस्या उत्पन्न हुई आतंकवाद की समस्या। देखिए, अगर बात करें हम आतंकवाद की समस्या की, तो आतंकवाद की समस्या का भी जो शुरुआत हुई थी वो शीत युद्ध के दौरान ही हुई थी। क्योंकि जो ये विचारधारा थी, आतंकवादी विचारधारा, ये आई ही तब से जब शीत युद्ध में जब लोगों ने षड्यंत्र करना स्टार्ट किया, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए किसी निजी आतंकवाद संगठन का सहारा लेने लगे। तो आतंकवाद की समस्या का शुरुआत भी वहीं से होती है। ठीक है, तो इसी के बाद हम देखते हैं शस्त्रों की बढ़ती होड़ और निशस्त्रीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों पर राष्ट्रों का शंकालु होना। ये भी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हुआ क्या
कि एक सीबीटीटी हुआ था, जिसमें एक घटना ये हुआ था कि सभी राष्ट्र, सभी समस्त राष्ट्र अपने जितने भी परमाणु हथियार थे, क्योंकि देखो प्रथम विश्व युद्ध में रशिया ने भी हथियार बहुत यूज करे, अमेरिका ने भी बहुत हथियार यूज करे, और इसमें हुआ क्या, सीबीडीटी के दौरान जो एक संधि हुई थी और कहा था कि सभी राष्ट्र अपने जितने भी परमाणु हथियार हैं या कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स टाइप की चीजें, उसको समस्त चीजों को खत्म करेंगे। और इसी के साथ वो शुरुआत करेंगे किस चीज की, वो शुरुआत करेंगे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है, ये बात उन पर लागू नहीं होती, ये बात उन पर लागू नहीं होती, परमानेंट मेंबर्स पर लागू नहीं होती। और इसी के साथ जो राष्ट्र अन्य थे उनके लिए बात लागू हो गई। तो अब हुआ क्या कि जो अन्य राष्ट्र थे उनके दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि मतलब किस राष्ट्र के पास कौन से वेपन्स हैं, या कहीं अगर हम वेपन्स खत्म ना कर दे तो हमारा जो शत्रु राष्ट्र है हम पर अटैक ना कर दे। तो ऐसी शंकाएं उत्पन्न हुई। तो ऐसी शंकाओं के उत्पन्न होने के साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर है बहुत सारी विपदाएं घटित होने लगी। और इसी के साथ लोग जो राष्ट्र हैं वो क्या हुए, निशस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रयत्न किए जा रहे थे, राष्ट्रों का उनके प्रति शकालू होना एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण निर्णय भी था। इसी के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी विश्व में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। देखिए मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा जो है फॉर्मेट, बिकॉज हम इसको इन क्लासेस को इस चीज को हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को देते हैं विराम और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। यदि आपको ये जो टॉपिक है वैल्यूएबल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वारीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे क्वारीज पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।